नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपना टाइम स्टडी को दे रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पेपर 1 के अगेन 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में अब तक हम 9 पार्ट्स ऑलरेडी डाल चुके हैं और आज हम बात करेंगे 10th पार्ट की, जिसके अंदर अगेन हम 10 नए क्वेश्चंस करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस आप हमारे चैनल पे देख रहे हो, या तो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम से बिलोंग करते हैं, आ चुके हैं, या पॉसिबिलिटी है उनके आने की। तो आज हम शुरू करते हैं MCQs पार्ट नंबर 10। और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर बात हम कर रहे हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन की। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में कहता है कम्युनिकेटर क्लासरूम में कौन होगा? टीचर। कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाय, कि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारा रिसीवर है, यहाँ पर कौन है? हमारे स्टूडेंट्स। वो कैसे सेंडर पे, टीचर पे ट्रस्ट करेंगे, यानी कम्युनिकेटर का जो ट्रस्ट लेवल है दैट विल बी डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा वो डिटरमाइन होगा, निर्धारित होगा। तो देखें जरा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यूज ऑफ द हाइपरबोले। हाइपरबोले बेसिकली होता है एग्जेग्रेशन, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताना। यानी एक टीचर अगर अपनी क्लासरूम में बच्चों को चीजों को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, वो एक अच्छी मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं बनती उससे। या यूं कह ले कि वो बच्चों का ट्रस्ट जीतने के लिए जरूरी नहीं है कि आप चीजों को बढ़ा चढ़ा के ही बताएं। ठीक है, जैसे एग्जीक्यूशन में मैं कहूं आपसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा साहब ही रन सो फास्ट एज ए विंड, कि वो हवा से भी तेज भाग रहा है या भागता है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल रियलिटी से कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बताना, उसको बोलते हैं हाइपरबोले। तो इससे ट्रस्ट डिटरमाइन नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो कट कर दे। दूसरा, चेंज ऑफ द वॉइस लेवल। क्या वो अपनी जो उसकी टोन है, वॉइस लेवल है, उसमें चेंज करके वो ट्रस्ट बना सकता है? ऐसा भी नहीं है कि साहब मैं बहुत तेज बोलूंगा या बहुत चीख चीख के बोलूंगा तो जल्दी समझ में आएगा आपको, या आप मुझ पर विश्वास करोगे, ऐसा भी नहीं है। तो ये भी हम कट करते हैं। कम टू द नेक्स्ट, यूज ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, यानी कि जो भी आप टीच करो सिर्फ थियोरेटिकली बताओ, विद न्यूमेरिकल, विद प्रैक्टिकल लाइफ, विद रियल लाइफ एग्जांपल्स ना लो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना, कई बार हमें रियल लाइफ एग्जांपल देने पड़ते हैं ताकि स्टूडेंट को जल्दी समझ में आ जाता है। तो यहां पर राइट आंसर आपका रहेगा डी, यस, आई कांटेक्ट। क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर एक टीचर का कॉन्फिडेंस तभी बनता है जब वो अपने स्टूडेंट से आंख में आंख मिलाकर बात करता है, तो उसको वो कन्विंस कर पाता है। या यूं कह लें कि किसी के कॉन्फिडेंस को चेक करना हो, ठीक है, अगर वो सही बोल रहा है अपनी बात, कोई भी कम्युनिकेटर है, रियल लाइफ में बात करूं मैं, तो आई कांटेक्ट के द्वारा हम उसका ट्रस्ट लेवल चेक कर सकते हैं। ओके, 91 के बाद नेक्स्ट आते हैं 92 सी। ये भी एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स। यानी कोई भी दो लोग आपसे बात कर रहे हैं, उनको बोलते हैं कम्युनिकेशन पार्टनर्स। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किन दो लोगों के बीच बात हो सकती है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं पहले आपको राइट आंसर की बात करूं, दिस इज ए। क्या क्या मैटर करता है? मैटर करता है सब प्रॉक्सिमिटी, नजदीकियां, ठीक है, यूटिलिटी, आपकी बात की इंपॉर्टेंस, उपयोगिता, या अकेलापन, लोनलीनेस। अब ये क्यों नहीं है, देखें आप यहां पर यूटिलिटी तो ठीक है, चलेगा, सीक्रेसी टू सम एक्सटेंट हम मानते, बट यहां पर क्या आ गया? डिसोनेंस। डिसोनेंस मींस डिसएग्रीमेंट, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेम डिसोनेंस भी आ रहा है, उसके अलावा एक और चीज आ रही है, डिसेप्शन मींस एक तरह से इल्यूजन कह लो आप, या डिच करना कह लो, धोखे की इंटेंशन से, फेक कह लो, मैजिक कह लो, तो उस तरह से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और ऐसे ही एक और है, डिसिमिलरिटी होगी,
तो बट नेचुरल है वो कम्युनिकेशन पार्टनर बन ही नहीं पाएंगे, और बनते हैं फिर वही बात आ गई डिसोनेंस की, फिर बात आ गई डेविएंस की। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते। हमारा आंसर क्या रहेगा? ए के अंदर तीनों पॉजिटिव चीजें आ गई जो कम्युनिकेशन पार्टनर्स के लिए जरूरी होती हैं। चलिए 92 के बाद अगेन क्लासरूम कम्युनिकेशन देखें आप। एज ए टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। यस, आपका एज ए टीचर क्लासरूम के अंदर जो प्रेजेंस होगा वो इफेक्टिव कैसे हो सकता है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यूज ऑफ द पीयर कमांड, मेकिंग अग्रेसिव स्टेटमेंट्स, adoption of the well established posture and being authoritarian। तो राइट आंसर हमारा रहेगा adoption of the well established posture, यानी कि जो हमारे टीचिंग के अंदर यूजली जो हमारी टीचिंग फैटर्निटी फॉलो करती है, जो अच्छे टीचर्स भी फॉलो करते हैं, हमें उस वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर को फॉलो करना है। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इनफॉर्मली टीच नहीं कर सकते, बट स्टिल कुछ टीचिंग के एथिक्स कह लो, कुछ प्रैक्टिसेस कह लो, वो वेल एस्टेब्लिश जो पोस्चर है यू हैव टू फॉलो इट। ठीक है, जैसे एक सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, थोड़ी सोबरनेस होनी चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की स्टेटमेंट, अग्रेसिवली स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। जैसे मैंने देखा है बहुत से यूट्यूबर इतना अग्रेसिवली स्टेटमेंट देते हैं जो पब्लिकली गलत है। ठीक है ना, मतलब एथिकली बेसिकली दे पीपल डोंट डिजर्व टू बी ए टीचर। ठीक है, बुरा मतलब मत मानना इस स्टेटमेंट को मेरी, बहुत से लोग ऐसे हैं मतलब लगता नहीं है कि वो टीचर है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी चाहे वो अग्रेसिव स्टेटमेंट के तौर पे हो, या आपको सोचो कि साहब मैं ही ऑटोक्रेसी करूंगा क्लास में, मेरी चलेगी, ऐसा नहीं है। क्लासरूम के अंदर बच्चों का भी प्रॉपर रोल होता है टीचर के साथ साथ। तो जो बेटर इसका ऑप्शन है, आंसर है, वो ये है अडॉप्शन ऑफ द वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर। चलिए come to the next one। every communicator has to experience। see, जब आप एज ए कम्युनिकेटर होते हैं, आप सेंडर होते हैं, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो कहता हैज टू एक्सपीरियंस। क्या एक्सपीरियंस यानी क्या होना चाहिए, है ना? तो उसके लिए देखें आपको दिए गए ऑप्शन में पहले मैं टिक कर दूं राइट आंसर पे, दिस इज एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट अमंग योर ऑडियंस, अमंग योर रिसीवर, जो कम्युनिकेटर के सामने रिसीवर है, उसकी एक्साइटमेंट को आपने एंटीसिपेट करना है कि वो हमसे क्या चाहता है। आप वो ही लेक्चर दोगे जो सामने वाले की जरूरत है। उसके अलावा बाकी ऑप्शन आप ये कहना सर कि मैं होमोफाइल्स की बात करते हैं, मेल फीमेल के बीच का गैप है। मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मैक्सिमम लड़कियां बैठी हैं मेरी क्लास में, तो मैं कुछ गैप लेके चलूँ? नो, टीचर के लिए सब बच्चे सेम होते हैं, बॉय गर्ल्स का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होता। या स्टेटस डिसलोकेशन वाली कोई बात नहीं है, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी डिग्निटी क्या है। तो मेन जो चीज़ आपको देखनी है वो ये देखनी है कि एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट के बारे में यू हैव सम एक्सपीरियंस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं 95। यस, कम्युनिकेशन के अंदर साहब ये बड़ी कॉमन बात है जिसको हम कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, कि साहब जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप नहीं समझ पा रहे, तो ऐसा क्यों होता है, या इसकी वजह क्या है, या इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग इन कम्युनिकेशन, ऑप्शन पढ़ रहा हूं मैं, फर्स्ट पे आते हैं, इट कैन बी इजिली अवॉइडेड इफ यू सप्लाई द रिटर्न। तो इज इट पॉसिबल कि मैं साहब जो बोल रहा हूं अगर मैं आपको पीडीएफ में दे दूं तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी? ऐसा नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कब होता है साहब? व्हेन यू हैव नॉट क्लियरली एक्सप्लेन्ड समथिंग। ये कुछ हद तक ठीक लग रहा है ना कि जब हम पूरी बात को नहीं समझा पा रहे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बट हम बाकी ऑप्शन देख लें। इट कैन बी अवॉइडेड, आप इसको अवॉइड कर सकते हो कैसे? इफ यू एडजस्ट योर लैंग्वेज, आप अपनी जो भाषा आप यूज कर रहे हो उसको एडजस्ट कर ले एप्रोप्रिएटली, एंड और क्या है, सामने वाले को टाइम दें इस चीज के लिए, ताकि कुछ क्वेश्चनिंग हो जाए, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाए, हम सामने वाले को समझा पाए। ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए बेस्ट आपका आंसर इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा सी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सी। कैसे?
कि आप अपनी लैंग्वेज को थोड़ा एडजस्ट करें और थोड़ा चीज़ों को क्लियर करें कि जो क्वेश्चनिंग आ रही है आप उसको समय दें ताकि आपकी ऑडियंस आपसे क्वेश्चन कर पाए। चलिए जी 96 देखें आप, एक टर्म आती है रेफरेंस सेक्शन की। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, सपोज रिटन कम्युनिकेशन में क्या होगा, यू हैव टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत कॉमन होता है कि आपको रिपोर्ट प्रेजेंटेशन होती है, तो जब रिपोर्ट हम प्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक सेक्शन आता है सबसे लास्ट में, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस सेक्शन। रेफरेंस सेक्शन का मतलब क्या है कि साहब मैंने ये रिपोर्ट बनाई है तो मैंने किसको स्टडी किया, ठीक है, किस किस को स्टडी किया। आपने गूगल से देखा, आपने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा, आपने किसी की केस स्टडी को देखा, कोई आपने बुक में से रेफरेंस ले रहे हो आप, तो क्या करना चाह रहे हो। तो रेफरेंस के अंदर क्या होना चाहिए, डज नॉट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। रेफरेंस में कहता है सब बाकी फीचर तो हो, बट इनमें से कोई भी एक ऐसा फीचर है जो रेफरेंस में नहीं होना चाहिए। तो देखें हम ऑप्शन में, पहली बात, ऑथर्स नेम्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, ये होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप देखें एक रिपोर्ट के अंदर मान लीजिए आपने 50 लोगों का नाम लिख रखा है, तो अगर आप अल्फाबेटिकली लिख देंगे तो सामने वाले को, पढ़ने वाले को थोड़ी आसानी होती है, तो जरूरी है ये सब। उसके बाद टाइटल्स ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा कि जो वर्क आपने साइट किया है, सिटेशन किया है, किसी का यूज किया है, तो इट शुड बी इंडिकेटेड, नो डाउट। एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन बट ऑब्वियस होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, दैट इज एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का पेज अलग से होता है आपकी रिपोर्ट में कि सर मेरे को रिपोर्ट बनाने में किन लोगों ने हेल्प किया, मैं उनको थैंक्स पे करता हूं। बट रेफरेंस के अंदर एक्नॉलेजमेंट की कोई जगह नहीं होती। तो राइट आंसर विल बी द डी। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं 97। अगेन क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द क्लासरूम कम्युनिकेशन। सो क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली बी, कैसा होना चाहिए? क्या ये वेल प्लान्ड हो? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कई बार होता है, डिपेंड्स टीचर का मूड कैसा है या स्टूडेंट्स का मूड कैसा है, ठीक है ना। टॉपिक कुछ तैयार करके जाते हैं, डिस्कस कुछ करने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, यानी इट कैन नॉट बी कंट्रीट। दूसरा, एम्पैथेटिक, दिस इज द राइट आंसर। क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर हमेशा, चाहे आप एज ए टीचर एंटर करो, चाहे आप एज ए स्टूडेंट एंटर करो, एम्पैथी शुड बी देयर। एम्पैथेटिकल होता है कि सामने वाले के पार्ट पे जाकर सोचना कि साहब मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं कैसा बिहेव करता, मैं अगर टीचर हूं तो मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए। तो राइट आंसर इसका रहेगा पैथेटिक, बाकी ये दोनों रॉन्ग है, ठीक है। चलिए 97 के बाद 98। ए गुड कम्युनिकेटर बिगन्स हिज और हर प्रेजेंटेशन विद, सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी फिलहाल नेट एस्पायरेंट है, कल को आप जॉब एस्पायरेंट हो जाएंगे नेट के बाद, तो जब जॉब आपको जो जिस फील्ड की आप तैयारी कर रहे हो टीचिंग के अंदर, तो एक बड़ा रूल ऑफ थंब होता है ये, है ना, क्या कि एक अच्छा कम्युनिकेटर जब अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है तो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आपका पहला मोटो क्या है, ऑडियंस की अटेंशन को कैच करना, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन में आप देखें, क्या हम कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दें, कुछ मुश्किल सा पूछ लें, ऐसा भी नहीं है, सामने वाले को लगेगा ये तो अपनी नॉलेज दिखाने जा रहा है सिर्फ। क्या कुछ समथिंग नॉन लॉजिकल, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्क्यूटर, मीन्स कि ऐसी कोई बात जिसके पीछे कोई आधार नहीं है, कोई प्रीमिसेस नहीं है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं है। रिपीटेटिव फ्रेज, ये ज्यादा बोरियत करता है। तो राइट आंसर इज आइस ब्रेकर। हमेशा नई ऑडियंस के सामने, जब आप पहली बार एक नई ऑडियंस सामने जा रहे हो, तो एक आइस ब्रेकर, ठीक है ना, आइस ब्रेकर जो चीज है कि साहब कुछ ऐसा, मतलब लोगों का बिल्कुल ध्यान बट गया, वो आपकी तरफ आकर्षित हो गए कि हाँ साहब कुछ नया बता रहे हो हमारे को, तो हमें यूज करना चाहिए ये वाला से, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए 99 में आते हैं। इन ए क्लासरूम द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मैसेज रिसेप्शन कैन बी इनहांस्ड। सी, ये बड़ी कॉमन समस्या होती है क्लासरूम के अंदर कि टीचर जो टीच करना चाह रहा है बच्चे को समझना नहीं चाह रहे, तो हम कैसे इस चीज़ को थोड़ा सा एफर्ट करें कि जो हम पढ़ाना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस उसको एज इट इज़ रिसीव करे।
उसको इन्हांस कैसे कर सकते हैं, उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है ये एस्टैब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट, बेस्ट वे। बाकी आप देखें एक्सपोजिंग द इग्नोरेंस, नहीं साहब ये नहीं पढ़ रहा, इसको खड़ा कर दिया, इसको खड़ा कर दिया, नो ये गलत है, ठीक है। इंक्रीजिंग द इंफॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा जानकारी दे दो उसको कि वो पचा ही ना पाए, तो ये भी गलत है। या बहुत तेज बोलना, यूजिंग हाई डेसिबल ऑडियो टूल्स, नो। सो राइट आंसर विल बी द एस्टैब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट। आपको अपना पक्ष रखना है और सामने वाले का पक्ष आपको लेना है, ठीक है ना, ताकि जहां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तब बढ़िया आपका कम्युनिकेशन हो पाएगा। ओके, द लास्ट वन ऑफ द टुडेज क्वेश्चन, ये बात कर रहा है साहब ऑरल कम्युनिकेशन की। हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन में साहब एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल के अंदर दो पार्ट है, ऑरल एंड रिटन। रिटन में कुछ लिख के देना है, ऑरल में आपको बोलना है थ्रू सम वर्ड्स, यूजिंग सम वर्ड्स। एंड नॉन वर्बल आपने पढ़ा था, आपके फेस एक्सप्रेशन, आपके जेस्चर्स, हावा, बॉडी लैंग्वेज सब आ गया। तो यहां कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन ध्यान से देखना, नॉट यानी कि नॉट ए ट्रू मीन्स क्या, वो फॉल्स है। तो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट, एक या दो या तीनों फॉल्स हैं। देखें आप, ऑरल कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एन इमीडिएट फीडबैक, बिल्कुल वेरी मच ट्रू। ऑरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हमें फीडबैक इमीडिएटली मिल जाता है, तो यानी फर्स्ट हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड, ऑरल कम्युनिकेशन इज मोर ऑथेंटिक देन रिटन, नो, ये तो कभी नहीं हो सकता। ऑथेंटिसिटी की बात आती है, एविडेंस की बात आती है, प्रूफ की बात आती है, तो हम हमेशा रिटन डॉक्यूमेंट्स पे ही विश्वास करते हैं। एंड द लास्ट वन, ऑरल कम्युनिकेशन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द लीगल रिकॉर्ड्स, नहीं साहब, लीगल रिकॉर्ड्स के अंदर आप सब समझते हैं जुडिशरी में कहीं भी हम ऑरल कम्युनिकेशन को एज एन एविडेंस ट्रीट नहीं कर सकते। यू नीड ए रिटन डॉक्यूमेंट। तो अगर मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो मेरा आंसर आएगा बॉथ 2 and 3। ये दोनों क्या थे, मेरे आंसर क्वेश्चन को सूट करते हैं। तो ये मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करवा दिए, आप इसकी प्रैक्टिस करें। वन मोर थिंग, किसी बच्चे का कमेंट था और एक मैसेज भी आया एक दो बच्चों के कि सर आप भी कुछ अनसोल्ड क्वेश्चन हम दे सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा बेटे, ये सारे के सारे अनसोल्ड हैं। पहले आप हमारी एप्लीकेशन विजिट करें, इन 10 क्वेश्चंस को आप सॉर्ट आउट करें, उनमें आंसर गिवन है, ठीक है ना, यानी आपको पता लगेगा आउट ऑफ 10 आपका स्कोर क्या है। उसके बाद आप मेरे इस वीडियो को देखें ताकि आपको पता लगेगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो चलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।